देश के मुसलमान पिछले 75 साल से भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी यानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन संघ परिवार को उन्होंने हमेशा शक की निगाह से देखा है। पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बात का जवाब देने की कोशिश की है कि संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है। इन कोशिशों के बारे में होगी चर्चा आज। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमतौर पर लोग मुस्लिम विरोधी मानते हैं। ये छवि किस तरह बनी है, कितनी सही या कितनी गलत है और कितनी संघ के विरोधियों ने ये बात फैलाई है, इस पर चर्चा करने के लिए आज के शो में हमारे मेहमान हैं ख्वाजा इफ्तिखार, जो लेखक हैं, शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियन हैं और विचारक हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इफ्तिखार साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में होता है, हर आदमी कहता है कि संघ मुस्लिम विरोधी है, ये बात कितनी सच है? देखिए ठाकुर साहब, मैं कुछ सर्टिफिकेट देने की पोजीशन में तो हूँ नहीं जी, ना मेरा ये अधिकार है, क्षेत्र है, और ना ही मैं शायद इसमें सक्षम हूँ। लेकिन मैं पिछले 26 साल से संघ के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखता हुआ आ रहा हूँ। और मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है वो ये है कि संघ की जो राजनीति है उसकी एक आइडियोलॉजिकल बेस है, जो काउंटर आइडियोलॉजिकल बेस है उससे जो गांधीयन आइडियोलॉजिकल बेस है। और ये काम 95 साल से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में रही मोस्टली, तो कांग्रेस के बराबर सत्ता में रहने की वजह से एक ऐसा नैरेटिव बना और बनाया गया कि क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सेकुलर सियासत में कहूँ या मैं कांग्रेस की सियासत में कहूँ, उसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी थी। और कांग्रेस ये समझती थी कि जब तक हम मुस्लिम समाज को इसमें उलझा के नहीं रखेंगे कि तुम्हारा वो सामने वाला जो घर है उसमें तुम्हारा दुश्मन रहता है, अच्छा, बस तुम उधर से गुजर मत जाना। तो वो बात ऐसी रसाई गई, नस नस में रसा दी गई कि बच्चा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, रिक्शा पुलर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, बस उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि अगर इस देश में कोई दुश्मन है मेरा तो उसका नाम संघ है। और संघी का मतलब ये कि बस मुसलमानों का दुश्मन नंबर 1। इस नोशन को बिल्डअप किया गया, इसका प्रचार किया गया, इसको लोगों के अंदर जो है पसारा गया और इतना वो अंदर जाके बिठा दिया कि ये एक पूरा नैरेटिव बन गया। अब एक जो तरीक़ा होता है मंजीत भाई, वो ये होता है कि अगर किसी चीज़ से आपका विरोध है तो विरोध हो सकता है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। किसी चीज़ के आप समर्थक हो सकते हैं, किसी चीज़ के आप विरोध भी हो सकते हैं। समर्थक होने का कारण होना चाहिए और विरोध जिसका आप कर रहे हैं उसका कारण भी होना चाहिए, उसका औचित्य भी होना चाहिए। औचित्य भी होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जी। अनफॉर्चुनेटली औचित्यहीन रही है मोदी की पूरी व्यवस्था जो है। जब आप मिलते हैं तो आपने जैसे शुरू में मुझसे पूछा तो मैं उस पर यही आपसे कहूँगा कि किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी आइडियोलॉजी के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये मेरा पक्का दोस्त है और ये मेरा पक्का दुश्मन है। ऐसा नहीं होता। राजनीति में संपर्क होता है, वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, एक दूसरे से मिलना होता है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने इस तरफ कभी बढ़ने की कोशिश नहीं की और इस वजह से आपने एक आंख बंद करके एक व्यू बना लिया कि ये हमारे दुश्मन हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, अगर ये दोनों हिंदू समाज की बात करें या हिंदू अस्मिता की बात करें या हिंदू संस्कृति की बात करें, तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम बात कर रहे हैं। लेकिन जो धारणा बनवा दी गई वो ये बनवा दी गई कि बस जो हिंदू की बात कर रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पक्का दुश्मन है।
तो ये वो लड़ाई है जिसको हम जैसे कई लोग जो हैं वो लड़ते चले आए हैं। और खुशी की बात ये है कि देखिए, अगर किसी भी कार्य को ईमानदारी से किया जाए और लगातार किया जाए, क्योंकि वो एक लफ्ज़ आता है ना अंग्रेजी में, सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊ होना, अगड़ होना। जब तक आप उस चीज़ उस पे, और अगड़ कब होता है आदमी, जब होता है जब अंदर से वो संतुष्ट हो और उसके अंदर एक कन्विक्शन हो। मेरा ये कन्विक्शन है कि संघ परिवार भारतीय समाज की बहुत बड़ी सच्चाई और वास्तविकता है। करोड़ों लोगों पर फैली हुई है। भारतीय समाज में आज उसका जो यानी जिस तरह से उसका विस्तार हुआ है और जितनी उसकी ज़मीन बन चुकी है, क्या अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो क्या ये किसी दूसरे समाज के लिए ये कोई अकल की बात है कि आप इतने बड़े समुदाय से, इतने बड़े समूह से, जो पूरी हिंदुस्तान को चला रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान पे छाया हुआ है, जिसको इस देश की मेजॉरिटी ने अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है, आप क्यों उससे दूर हैं? अरे एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। आपने कांग्रेस का नाम लिया क्योंकि बहुत दिनों तक सत्ता में रही, बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों तक रही, दशकों तक सत्ता में रही। तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम में जो राइटर्स, अध्येता, पत्रकार, वो जो रहे, उनमें से बहुत सारे लोग वामपंथी रुझान वाले थे। क्या उस नैरेटिव को खड़ा करने में कि संघ मुस्लिम विरोधी है, वामपंथी लेखकों का, पत्रकारों का, विचारकों का, प्रोफेसर्स का हाथ रहा है क्या? पता नहीं आपके मन में इस बात कैसे आ गई, मैं तो यही मेरे मन में थी बात। देखिए, पूरे सम्मान के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने जी, और उनका देश के विकास में और संस्थाओं के बनाने में, देश को बनाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त में लाल किले की फसील से खड़े होकर जो है वो उनके बारे में बात कही। मैं उसी बात के साथ हूँ। पंडित जी का एक अपना स्थान हमारी राजनीति में है बिल्कुल। लेकिन पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने हिस्ट्री लिखने का काम, समाज शास्त्र लिखने का काम, मनोविज्ञान पे लिखने का काम, ये 3 वो आधार होते हैं कि जिससे एक समाज की साइकी, उसका माइंडसेट और किन आधार पर वो उसके यहाँ विचार व्यवस्था, लोगों का जहन, लोगों की फ़िक्र, ये जो है वो सब चीज़ें बनेंगी। ये काम दिया उन्होंने लेफ्टिस्ट को। और लेफ्टिस्ट को क्योंकि राइटिस्ट पॉलिटिक्स सूट करती नहीं है, और कांग्रेस कहती रही कि हम सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ना हम राइटिस्ट हैं और ना हम लेफ्टिस्ट हैं। चुनाचे उसने ये किया कि लेफ्टिस्ट के को जब ये खास जिम्मेदारी, एक खास रोल उन्होंने दे दिया, उस रोल के अंदर जो हिडन एजेंडा था वो ये था कि कभी भी, क्योंकि संघ कभी कमज़ोर नहीं थी, आधार छोटा होगा लेकिन संघ के लोग कभी कमज़ोर नहीं थे। जितना मैंने संघ को पढ़ा है, संघ के अगर शुरू में 10 लोग थे तो 10 के 10 वो बिल्कुल मजबूत लोग थे। वो उनके अंदर कोई किसी किस्म की दुविधा नहीं थी, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ पूरी तरह से डटे हुए थे। ठीक है, उनका आधार कम था उनका, और यही वो वजह है कि वो 10 से आज करोड़ों में पहुंच गए। तो ये जो लेफ्टिस्ट का जो इसमें कंपोनेंट है कि ऐसी हमारे लोगों के बीच में ऐसा इतिहास जाना चाहिए, इस तरह से संस्कृति की बात जानी चाहिए, इस तरह से व्यवस्थाएं बननी चाहिए कि जिसमें कि मुस्लिम समाज जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है वो कहीं इधर को चला ना जाए। टेलर मेड था, वो चला ना जाए। क्योंकि जिस दिन मैं आपके चैनल से खुल के कह रहा हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान 2 काम कर लेगा, इस देश की पूरी व्यवस्थाएं तब्दील हो जाएंगी। नंबर एक चीज़ ये है कि ये कौन सा नैरेटिव है कि कुछ भी हो जाए भाजपा का कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए। ये कोई नैरेटिव है? एक बात, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला लग रहा है आपको? ट्रस्ट डेफिसिट बाद में आएगा। अच्छा, पहले माइंडसेट आएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि हमें हर हालत में कुछ भी करके अब हम किसको जिता रहे हैं इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं।
वो कैंडिडेट सही है, पढ़ा लिखा भी है, किसी काबिल है, कोई काम करके देगा कि नहीं करके देगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब खंबा खड़ा है तो खंबा अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। नंबर एक बात तो ये देखिए क्या होता है, ज़िंदगी रिश्तों पे चलती है मंजीत साहब। जब रिश्तों को इतना ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं आप, तो पॉलिटिकल पार्टी भी इंसानों की होती है। इंसान के दिल में जगह बनाएंगे तो रास्ते खुलते हैं, दिलों के अंदर जगह को तंग करेंगे तो रास्ते तंग होते हैं। और ये बात एक तरफ लागू नहीं होती, ये बात दोनों तरफ से लागू होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले भी कहा, किताब में भी कहा, ऐसे भी कहता हूँ, आपकी सारी धारणाएं भारतीय जनता पार्टी और संघ के बारे में मैंने सही मानी। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, आपके सब सही मानी आपने। नंबर एक दुश्मन, बहुत बड़े कट्टर आपको लेकर, आपको मिटा देंगे, आपकी तहजीब को ख़त्म कर देंगे, आपके धर्म को खा जाएंगे, सब कुछ कर देंगे। मान लीजिए देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? कितनी बार कहा कि भाई एक बार तजर्बा तो करके देखो। तजर्बा क्यों नहीं करते आप? डरते क्यों उस तजर्बे से? आप सिर्फ इसलिए कि कोई करने नहीं देता आपको? तो आप किसी के बंधुआ मजदूर हैं क्या? आप अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कब शुरू करेंगे? मैं यहाँ से कहता हूँ, और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और शायद ज़िंदगी में ना लड़ूँ, लेकिन एक विचारक होने के नाते जो भी कोई सामने एक चीज़ आती है, तजर्बा तो करना चाहिए ना। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान एक मर्तबा पूरी ताकत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे जज्बे और एहसास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, सब कुछ चीज़ों को एक तरफ करते हुए, तो रिश्ता बनेगा और गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। और ये जो चीज़ें हमारे दिमागों में बिठा दी गई हैं नहीं, दिमागों में बिठा दी गई हैं स्टीरियोटाइप्स से, नोशन से, इनहिबिशन से, फियर साइकोसिस से, फोबिया से कम्युनिटीज़ गवर्न नहीं होनी चाहिए। ये 5 बिंदु जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये वो कारण है जिसकी वजह से वो चीज़ जो है अभी तक पट नहीं पा रही। आपकी एक किताब है, उसमें आपके एक चैप्टर का एक उपशीर्षक सब टाइटल है, मुस्लिम कम्युनिटी डिवॉइड ऑफ क्रेडिबल थिंक टैंक्स। हाँ, देखिए ऐसा है कि बात तो कड़वी है, मगर मैं तो कड़वी कहने का आदी हूँ। कोई कहता 25 करोड़ है, कोई कहता 30 है, कोई कहता 18 है, 22 मान लेते हैं। हम तो सबसे कम वाली मानते हैं साहब। चलिए इस बहस में क्यों जाना? क्या 18 करोड़ कम होते हैं? बहुत है, बहुत होती है, बहुत बड़ी आबादी होती है। जब भी कोई मुद्दा कम्युनिटी के सामने आता है, अचानक से कुछ लोग खड़े होते हैं, शोर हंगामा, डिबेट, जलसे जुलूस, ये वो सारा। ऐसा कोई हमारे पास एज ए कम्युनिटी एक भी थिंक टैंक टू मेंशन इस कम्युनिटी के पास नहीं है, जिसका काम हमेशा सोचना, रचनात्मक सोचना, देश के सामने क्या समस्याएं हैं, कम्युनिटी के सामने क्या समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट की क्या समस्या है, आबादी की क्या समस्या है, और बहुत सी समस्याएं हो सकती है जिन पे हमेशा चर्चा करनी चाहिए। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप नेशनल इश्यूज़ पे भी चर्चा करें? नेशनल इश्यूज़ पे चर्चा कहाँ होती है? ना कम्युनिटी इश्यूज़ पे चर्चा होती है, ना नेशनल इश्यूज़ पे चर्चा होती है। अब जैसे मान लीजिए ये आरएसएस मुस्लिम डायलॉग चल रहा है, अब लोगों को लग रहा है कि भाई अब कम्युनिटी पचा पा रही है इस चीज़ को, कि अगर हम संघ से मिलने जाते हैं तो कोई हमें ये नहीं कहता भाई ये मिल्लत फरोश है, ये ज़मीर फरोश है, ये बिकाऊ माल है। अब क्या है, अब पका हुआ फल है, पके हुए फल को सब खाना चाहते हैं। मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अगर जब भी लोग इस तरफ बढ़े, मैं उन सबको स्वीकार भी करता हूँ, उनका सबका स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कब आए, इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रिजेस बनने का जो मामला है ना, आपस में संबंध बनने का रास्ता, रिश्ता बनने का रास्ता, दूरियां कम होने का रास्ता, जब भी जो इस तरफ आ जाए स्वागत योग्य है। ये दूरियां जो हैं, जो हम कहते हैं कि कम्युनल डिवाइड है, खाई है, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, जब शुरुआत हुई, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक अधिवेशन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो राम मंदिर बनाएंगे, मसला कड़वा है थोड़ा, हमको इसमें चर्चा करनी चाहिए, क्या उस वक्त से ये डिवाइड ज़्यादा हुआ या पहले से ऐसा माइंडसेट था कि नहीं स्टीरियोटाइप की नहीं जी, संघ तो कभी मुसलमानों का हित ऐसे हो नहीं सकता? मंजीत भाई, बात ये है कि क्योंकि देश की सारी राजनीति राम मंदिर पे आगे सिमट गई,
और लोगों को उसमें मज़ा आने लगा, कंस्टिट्यूएंसी बनाने में। नेताओं को या लोगों को? नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को। हर पॉलिटिकल पार्टी ने राम मंदिर को खूब बेचा है अपने अपने तरीके से। अपने अपने तरीके से। जब मंदिर का इशू था या मस्जिद का इशू था, तो क्या मंदिर या और मस्जिद के इशू पर देश की राजनीति चलनी चाहिए? लेकिन क्योंकि सबको उसमें कुछ ना कुछ मिलने लगा, तो हर एक ने उसने अपने अपना हिस्सा डाला, उसको कैपिटलाइज किया, उसको कैश किया। मगर उसमें जो नुकसान हुआ, देखिए पॉलिटिकल पार्टी बाद में आती है, राष्ट्र पहले आता है। अगर ऐसी कोई राजनीति जो राष्ट्र हित पे प्रहार कर रही हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रहार आपको फौरन दिखाई दे रहा हो, राष्ट्र सदियों से है और सदियों तक जाना है, तो जो लोग राजनीति में हैं उनको 5 साल के लिए नहीं सोचना चाहिए, उनको 5 महीने के लिए नहीं सोचना चाहिए, उनको केवल और केवल अपनी पार्टी के हित और इलेक्शन जीतने को, वो अपना हित जो है उस पर कंसंट्रेट करके नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा एक अपने अंदर एक दिल बड़ा करना चाहिए, सोच बड़ी करनी चाहिए। जब राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, कोई नीति निर्धारण कर रहे हैं, कोई विचार विमर्श कर रहे हैं, या कोई नई व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, या कोई नई नीति की तरफ जा रहे हैं, नई आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें बहुत बड़ा दिमाग होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, एक विस्तृत व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर खुल के बात हो, और मैं और तू ना हो, मैं और हम ना हो, बल्कि राष्ट्र की बुनियाद पे फैसले होने चाहिए। कुछ पार्टियों ने जो पॉलिटिकल समीकरण बनाए, जी मैं खुल के कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, या ऐसे ही और भी कई इक्वेशंस बताए गए। क्या मुसलमानों को कभी ये नहीं लगा कि संघ से बात करते समय तो हमें कहा जाता है कि आप मिल्लत फरोश हैं, लेकिन हम किसी खास पार्टी को, सियासी पार्टी को वोट देंगे और उसमें एक समीकरण का हिस्सा है, वोट बैंक हैं, तो वो बुरा नहीं लगा? देखिए, ये जो आपने MY की बात करी, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ जी। एक बात चलती है, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों के अंदर जो है वो बिल्कुल एक जिस्म की तरह से हो जाए। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बात करने। तो मैं लोगों से कहता हूँ, ठीक है, हालांकि यह असंभव स्थिति है, एक परिवार पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हो पाता है, लेकिन मान लेते हैं आप सब इकट्ठे हो गए, आप सब ने इकट्ठे होकर पार्लियामेंट की 65 सीटें जीत ली, ठीक है, क्या कर लेंगे आप? क्या 273 हो गए आप? एक बात। दूसरी बात यह है, आपका ही अधिकार है इकट्ठे होने का, क्या हिंदू का अधिकार नहीं है? जब हिंदू इकट्ठे होने की बात करेगा तो आप कमुदल कर देंगे उसे, फिर वो संघी हो जाएगा। और जब मुसलमान, मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं ये बात आपसे, जब मुसलमान सब इकट्ठे होने की बात करेंगे तो कमुदल नहीं होंगे। ये वो दुविधाएं हैं भारतीय राजनीति की कि जिसमें ये सब तमाशे होते हैं। MY, व्हाट इज MY? MY का मतलब है मुस्लिम और यादव। तो क्या इसका काउंटर नहीं होगा? और क्या इसके काउंटर नहीं बने? काउंटर से काउंटर बने, काउंटर के और काउंटर बने, तो देश को किधर ले जाना चाहते हो? बांट की तरफ ले जाना चाहते हो? तो मैं तो हमेशा इस पक्ष का रहा हूं भाई कि इकट्ठे होने की बात करते हो तो सब राष्ट्र के लिए इकट्ठे हो, तब तो कोई बात बने। और अलग अलग हो इकट्ठे हो गए तो तुम कहते रहो हम इकट्ठे हो रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि तुम इकट्ठे नहीं हो रहे, तुम इकट्ठे होने के का जो प्रक्रिया है उसके बाधक हो तुम। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम समुदाय को संघ की जो विचारधारा है, राष्ट्र की, देश की, उससे अलग करती है? एक जो हम लोग जिसकी चर्चा कर चुके हैं कि कुछ पत्रकार हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि नहीं संघ तो मुस्लिम विरोधी है, तो उनका अपना नैरेटिव अलग है। लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर बात करें तो क्या, जैसे जिहाद का जिक्र आ जाता है बार बार, संघ को इससे बड़ा विरोध है कि भाई जिहाद वगैरह नहीं होना चाहिए देश में, या जो भी वैचारिक रूप से कहते हैं, वो क्या ज़मीनी स्तर पर कहाँ तक पहुँचता है? ये संदेश पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? देखिए, जिहाद, काफिर, 3 शब्द सरसंघ चालक जी ने भी, जो बुद्धिजीवियों के साथ में मीटिंग हुई थी, उसमें जो मुझे बताया गया, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग में नहीं था,
इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। अभी हाल ही में जो 2 चर्चाएं हुई हैं उसमें भी इन बिंदुओं पर बात हुई। डॉक्टर राम माधव ने भी इस पर प्रिंट में लिखा था। मैंने 1 महीने इंतज़ार किया कि इन बिंदुओं पर कोई बोले, कुछ बात रखे सामने। देखिए, जब प्रश्न रखा जाता है तो सभ्य समाज की ये जिम्मेवारी होती है कि वो उस प्रश्न को ले, उसका सही आकलन करे, और आकलन करने के बाद जो वास्तविकता है, और वास्तविकता ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी हो, वास्तविकता में कुछ कड़वाहट भी हो सकती है। तो ईमानदारी का तकाज़ा ये है कि जो सच्चाई है उसको आप सामने रखिए, और लेकिन किसी ने इस काम को किया नहीं। मैंने 1 महीने के इंतज़ार के बाद राम माधव जी को ही इन 3 बिंदुओं पर लिखकर अपना पक्ष भेजा। काफिर के बारे में एक बुनियादी जो तथ्य है जो पूरे हमारे भारतीय समाज को समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये कोई गाली नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है। एक चीज़ को मैं मानता हूँ, आप उस चीज़ को नहीं मानते। अगर आप उस चीज़ को मानते हैं तो आप मुस्लिम हैं, आप उसको नहीं मानते तो आप फिर काफिर कहलाते हैं। अच्छा, ये इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन प्रश्न इससे बड़ा है, क्या हिंदू काफिर है? लोग घबराते हैं ये चर्चा करते हैं। देखिए, एक कार्यक्रम किया संसद टीवी ने एकम सत्य पर, जिसमें इस्लाम पर 2 एपिसोड हुए। मैंने सूफी दर्शन पे भी हुआ, मैंने किया, और डॉक्टर करण सिंह को धन्यवाद है इसके लिए, और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद है क्योंकि उन्हीं के उस पर ये कार्यक्रम संसद टीवी ने किया। वहाँ एक बात मैंने कही, वही राम माधव जी को कही, वही आपको कहूँगा और वही आपके सुनने वालों को कहूँगा। हम सब ये मानते हैं, क्योंकि ये धर्म में आस्था रखने वाला देश है। लेफ्टिस्ट जो है उनको उनकी जगह दिखा दी है भारतीय समाज ने। डिविनिटी एक है, जिसको हम एकम सत्य कहते हैं। इस अगर डिविनिटी एक को हम सब जो डिविनिटी को एक मानता है वो काफिर नहीं है। समझ गए आप? डिविनिटी क्या है? मतलब ब्रह्मांड एक, ऊपर की सत्ता, उसका रचयिता, उसकी रचना, उस रचना का मैं और आप हिस्सा, उसकी अपनी व्यवस्थाएं, रूप चाहे कोई हो, कोई भी हो। आपकी नाक मुझसे अलग है क्या, या मुझसे अलग है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जब हम एक डिविनिटी में विश्वास करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह, सनातन धर्म को जितना मैंने पढ़ा, और मैंने खूब पढ़ा है, सनातन धर्म किसी भी दूसरे धर्म को या धार्मिक व्यवस्था को नकारता ही नहीं है। सनातन धर्म सबको स्वीकार करता है, सबको स्वीकार करता है बेशक। तो जो धर्म एक डिविनिटी में अपनी आस्था रखता है, सबको स्वीकार करता है, किसी के डिनायल मोड में नहीं है, तो काफिर वो होगा जो डिनायल मोड में होगा। तो जब सनातन डिनायल मोड में ही नहीं है तो भाई काफिर कहाँ से हुआ? तो अब काफिर रह गया शायरों के लिए। वो शायरी करते फिर वो काफिर वाली बात जो है। अरे, ये गोकशी का मुद्दा भी आता है, एक बड़ा भावनात्मक है मुद्दा है, जज्बाती मुद्दा है, जिसपे हिंदुओं को लगता है कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं क्योंकि गौ को माता की तरह पूजते हैं। दूसरी तरफ खान पान की आदतों की जो आज़ादी है उसका भी मसला है कि हमें क्या खाना चाहिए कोई थोड़ी डिसाइड करेगा। मंजीत भाई, मैं असल में हिंदू मुसलमान करके चर्चा में यकीन नहीं करता, लेकिन कभी कभी आप जैसे लोग मुझे ऐसा फंसा देते हैं कि मुझे उसे करना पड़ता है। फंसाता नहीं है, सवाल है। नहीं, आपको ठीक है आपकी बात। देखिए क्या है, गौ रक्षा के मामले में जी, भारतीय सनातन समाज के लिए गौ जो है वो पूज्य है। ये आपकी आस्था का प्रश्न है। बेशक कुरान मुझसे कह रहा है कि अगर तुम अपनी आस्था का सम्मान चाहते हो तो सामने वाले की आस्था का सम्मान करो। क्या बात है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बहुत इसको वर्ष को बहुत जगह सुना होगा आपने। हर स्थिति के हिसाब से इसकी व्याख्या है, मैंने आपके सामने व्याख्या रखी। हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं एक भी मुसलमान, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,
गौ हत्या के साथ नहीं है। अच्छा, गौ की हत्या कहाँ हो रही है? जहाँ पे भारतीय हमारी जो संविधान है, उसका जो विधान है, उसकी जो विधि है, उसके अनुसार हो रही है। और आपको बताऊं, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, बैन है, नहीं होती वहाँ। नॉर्थ ईस्ट में अगर रहने वाला मुसलमान गौ का मीट खा रहा है तो वो उसके लिए नहीं हो रहा है, वहाँ क्रिश्चियंस की व्यवस्था है। जी। तो जहाँ जहाँ पर आदिवासी हैं या हमारे क्रिश्चियन भाई हैं या हमारे और कोई दूसरे समुदाय के लोग हैं जो कि इस पे अगिड़ हैं कि कम वोट में, पिछले दिनों कई बयानात ऐसे आए, आपने पढ़े होंगे मैं हैं, कि वो अगिड़ हैं इस बात पे कि नहीं हमें तो यही खाना है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप, हमारे धार्मिक तमाम संस्थाएं, हमारे तमाम धार्मिक नेतृत्व सब इसके हक में हैं। सब कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि गौ को, जब ये हमारा समाज जो है ये मानता है कि गौ पूज्य है, गौ माता है, तो उसमें हम ये जिम्मेवारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और हमारी पार्लियामेंट की है और हमारे पॉलिटिशियंस की है, सबकी, और हमारी सिविल सोसाइटी की है कि इतना संगीन मुद्दा जो बेवजह एक हम उसको हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, हम तो उसमें न 3 में न 13 में उसका हम, लेकिन हमें फंसाया हुआ है उसके अंदर जो है ना। तो मेरा कहना ये है कि इसको जैसे एक राष्ट्र पशु के तौर पे उसकी पूरी गरिमा के साथ जो भी उसकी व्यवस्था बनती है, इसके लिए कानून बनाइए और इस बात को ख़त्म करिए। ठीक है। एक सोशल मीडिया की भूमिका पर मैं जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अब ज़माना जो है सोशल मीडिया का आ चुका है। लोग इंस्टाग्राम पे हैं, और व्हाट्सएप सबसे ख़तरनाक मुझे लगता है। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसमें धमकाया जाता है दूसरी कम्युनिटी को, आप मुसलमानों को हिंदुओं के बारे में कि भाई हिंदू तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ऐसा आता होगा मैसेज। और हिंदुओं के पास आता है कि हिंदू है तू शेर है तू जाग जा, और ये बताया जाता है कि, हालांकि हमने मंजीत ठाकुर शो में ये बताया है कि ये गलत धारणा है कि एक समय ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे। इस तथ्य का हमने धारणा का जो है खंडन किया है तथ्यों के साथ। लेकिन फिर मैसेज आता है कि दारुल हर्ब हो जाएगा, दारुल इस्लाम हो जाएगा। ये मैं आपको इनकी व्याख्या कर देता हूँ। जी प्लीज़, इसीलिए पूछा है। नंबर 1, दारुल इस्लाम। आज 2023 में दारुल इस्लाम पूरी दुनिया में एक भी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, नॉट ए सिंगल। कुछ लोग हैं जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ऐसे ही कई और भी लोग अपने नाम के साथ इस्लामिक लगाते हैं। एक कंट्री के अंदर भी पूरा इस्लाम नाफिज नहीं है, पूरी इस्लामिक व्यवस्था नाफिज नहीं है। कुरान की आयत है कि जब ये कहा गया कि आज, यानी अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि आज मैंने तुम पे अपना जो ब्लेसिंग है, अपना इनाम का लफ्ज़ है, नेमत का लफ्ज़ है असल में, मुकम्मल कर दिया। यानी मैं जो कुछ तुम्हें देना था तुम्हारी गाइडेंस के लिए, मैंने वो तुम्हें सब दे दिया। अब तुम इसमें पूरी तरह से उतर जाओ। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, इन एब्सोल्यूट टर्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इन टोटलिटी जिसको हम कहते हैं, विद नो कंडीशनैलिटीज जिसको हम कहते हैं। कौन सा देश है साहब ऐसा? और एक कड़वी बात आपको कहूँ, एक सही इस्लामिक रियासत जब बनेगी, ये भी उसमें शामिल था सवाल उम्मा वाला, जो 3 बातें आप पूछ रहे थे जी। तो उसमें तमाम दुनिया के मुसलमानों का एक खलीफा होगा, कहीं है क्या? तमाम दुनिया के मुसलमान उस खलीफा को के फरमान के पाबंद होंगे, कहीं ऐसा है क्या? उस रियासत का डिफेंस एक होगा, उस रियासत की गवर्नेंस एक होगी, कहीं है क्या? इतना ही नहीं, बल्कि उस रियासत पे दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता होगा, उस रियासत का वो शहरी होगा। मिसाल ले लीजिए, हमारी ज्यूश कम्युनिटी है, 2 करोड़ के करीब है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। दुनिया में अकेला अगर कोई रिलीजियस स्टेट है इन ट्रू टर्म्स, तो उसका नाम है इजराइल। इजराइल के अंदर जो हर दुनिया में कहीं भी बसने वाला यहूदी उसका डिफेक्टो सिटीजन है, और वो उसका जो है रेगुलर सिटीजन बन सकता है। इट इज़ अप टू द विल एंड विश एंड विजडम।
ये उसका निर्णय है, उसका फैसला। वो जब फैसला करेगा तो वो जब जिस वक्त वो इसराइल की सल्तनत के अंदर दाखिल होगा तो वो इसराइल के शहरी की हैसियत से दाखिल होगा, अकेला स्टेट है। इन 57 मुस्लिम देशों में ज़रा बता दीजिए, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब चलिए चलते हैं, मजीद साहब के साथ चलते हैं, मजीद साहब और हम दोनों, और अटारी पे चलते हैं या वाघा पे चलते हैं, है ना, और कहते हैं कि साहब मेरा नाम ख्वाजा इफ्तिखार अहमद है, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, आपका इस्लामी रियासत है, मैं इसमें दाखिल हो रहा हूँ और क्या कहते हैं मैं इसका शहरी, तो मेरा हशर क्या होगा? अच्छा, चूंकि आप मुझे बताइए मेरा हशर क्या होगा जी, मेरा हशर क्या होगा? मेरा हशर यही होगा कि मैं जासूस करार पाऊंगा और मेरे डंडे लगेंगे और मुझे जेलों में फंसा दिया जाएगा जी। तो इसलिए एक जो चीज़ है ना, तो जो पहली बात है, दारुल इस्लाम कहीं नहीं है। आपने जो सवाल था उसका जवाब जरूरी है, दारुल मुस्लिमीन है। ये आपने मेरे अलावा कहीं सुना नहीं होगा जी। दारुल मुस्लिमीन का मतलब होता है वो स्टेट जिसके अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हो। तो 57 दारुल मुस्लिमीन है, दारुल इस्लाम एक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड। नंबर 2, अब अगर एक ऐसे स्टेट में मुसलमान है जिसमें मेजॉरिटी किसी दूसरी कम्युनिटी की है और उसकी तादाद कम है, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर जैसे हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट का जो प्रीएम्बल है वो कह रहा है कि सब बराबर हैं, पूरी आज़ादी है। प्रीएम्बल मतलब हमारा कमान का प्रीएम्बल है, मतलब उसमें उसका कोई मैच नहीं है दुनिया में, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है आप अपने आप को ऊपर करें, मुझको नीचा करें, संभव नहीं है वो चीज़ें। तो क्या है कि उस प्रीएम्बल की बेस पर तमाम उलमा के नज़दीक हिंदुस्तान दारुल अमन है। अच्छा, यानी वो मुल्क जिसके अंदर आप अमन से रह रहे हैं, रह सकते हैं और रहने की पूरी संवैधानिक व्यवस्था भी है जी। दारुल अमन, और दारुल अमन को ही दारुल सलाम कहा जाता है। फ़र्क ये होता है कि दारुल अमन मीन्स ये व्यवस्था है, दारुल सलाम मतलब ये है कि इसकी व्यवस्थाएं आपको इस तरह रहने की जो है गुंजाइश देती हैं जिसमें आप पूरे सम्मान के साथ में, पूरे भाईचारगी के साथ में, पूरी खुशगवारी के साथ में रहते हैं और रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान दारुल अमन है, शरई तौर पर इस्लामिक परंपरा के मुताबिक दारुल अमन है, दारुल सलाम है। अब आखिरी सवाल बचता है दारुल हर्ब का जी। दारुल हर्ब का मतलब ये है कि एक ऐसी बागी गैर मुस्लिम रियासत, एक ऐसी बागी, किससे बागी? इस्लाम से बागी, मुसलमान से बागी, एक ऐसी गैर मुस्लिम रियासत जिसके अंदर मुसलमान हैं लेकिन उनके साथ आखिरी दर्जे का जुल्म ढाया जा रहा है और कोई व्यवस्था उनके काम में नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जब आप लड़ते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय के तक परमानेंट कोई दारुल हर्ब नहीं होता। अब जैसे मिसाल दे देता हूँ आपको, अफगानिस्तान, हमारे यहाँ तो वो व्यवस्था कभी रही नहीं, ना कभी होगी हमारे यहाँ। हमारा समाज ही ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति हमारी ऐसी है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन साहब तशरीफ लाते हैं 1979 में, तो अब अफगान लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बिल्कुल। तो वो जो कैफियत है वो दारुल हर्ब टाइप कैफियत है कि जिसके अंदर मुझे लड़ना है। हर्ब का मतलब है लड़ना, अच्छा। जंग के अंदर शामिल होना। तो अब 65 की जंग हो रही है, 71 की हो रही है, या कारगिल की हो रही है, या कल को कोई और जंग हो, खुदा ना करे कोई जंग हो, लेकिन जब जंग होती है तो क्या होता है, उस जंग के पीरियड में जब तक सीज फायर नहीं होती क्या करते हैं हम? जनरल क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि मरो और मारो, दूसरी कोई स्थिति नहीं है जी। तो दारुल हर्ब दुनिया में कहीं नहीं है मंजीत भाई। अच्छा, दारुल इस्लाम कहीं नहीं है दुनिया के अंदर, दारुल मुस्लिमीन है। और हमारा देश पूरे गौरव के साथ, और जिस गौरव में मैं और आप बराबर के शरीक हैं, ये दारुल अमन है, दारुल सलाम है। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय कम है, आधा घंटे का ये शो होता है। हम आपसे फिर से मिलेंगे और फिर से बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं जरूर आरएसएस और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर के। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम क्या नौजवान तबका या ज़मीनी स्तर पर कितना बातचीत हुई है, कितना असर हो रहा है, हम अगले शो में इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारा समय ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये बात ख्वाजा इफ्तिखार ने बार बार कही है, कई बार कड़वाहट से और कई बार मिठास के साथ, जो कि मिली जुली बात आप कहते हैं ऐसे, कि हमें अपनी समरसता के लिए, समाज की समरसता के लिए एक स्पेस रखना होगा, दोनों तरफ के इंटेलेक्चुअल्स को सामने आना होगा और देश पहले है
हम समुदाय वाले तभी जीवित रहेंगे जब देश जीवित रहेगा, और वो देश जीवित रखना जो है मुसलमानों का भी फर्ज है, और हिंदू या ईसाई या धर्मों के अलावा जो हम सब एक पहले हिंदुस्तानी है, यही बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कहता हूँ और यही कह रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप मंजीत ठाकुर शो में आए और अपने बहुत सारी बातें जो हैं उसको स्पष्ट किया है कि आखिर वो हैं क्या, दारुल हर्ब से लेकर के तमाम चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आए। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले शो में फिर ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पर मिलेंगे, और तब तक के लिए विदा दीजिए। आप अपनी राय से, अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि आप जो देखना चाहते हैं हम उस विषय पर अगली बार चर्चा कर सकें। दीजिए मुझे यानी मंजीत ठाकुर को विदा, और हमारी पूरी टीम को नमस्कार।